हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सिमिलैरिटी। ठीक है। सिमिलैरिटी चैप्टर स्टडी करने से पहले मैं आपको अपने 9th स्टैंडर्ड में अपनी टॉपिक स्टडी किया था दैट इज़ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी, पहले इन दोनों के हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है वो समझना है। तो आपको सबसे पहले देखिए, कॉन्ग्रेंट में हम लोग साइन, सबसे पहले क्या दिखते हैं हम लोग कॉन्ग्रेंट में हम लोग साइन क्या यूज़ करते हैं, ये वाली साइन, और सिमिलर में हम लोग ये वाली साइन यूज़ करते हैं। इन दोनों साइन का बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्ग्रेंट जो भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम लोग ये वाली साइन यूज़ करते हैं, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम लोग ये वाली साइन यूज़ करते हैं। तो इसमें दो साइन यूज़ हो रही है एक्चुअली, एक इक्वल टू की साइन और एक ये वाली साइन। ये साइन डिनोट करती है साइज और ये साइन डिनोट करती है शेप। और यहाँ पे एक ही साइन है, मतलब इसका भी मतलब तो यही हुआ शेप, क्योंकि दोनों सेम ही साइन है, ये साइन और ये साइन सेम है, मतलब दोनों शेप डिनोट कर रही है। अब यहाँ पे इक्वल टू की साइन साइज डिनोट कर रही है और ये वाली साइन शेप डिनोट कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, जब दो फिगर्स साइज और शेप दोनों सेम होगी, जब दो फिगर्स की साइज और शेप दोनों सेम होगी तो हम बोलेंगे उसे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये ट्राइंगल ले लिया 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं और एक ट्राइंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, सेम उसी के जैसे एक ट्राइंगल ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। दोनों का शेप देखो, दोनों ट्राइंगल शेप में है, तो मतलब दोनों का शेप तो सेम है, एज वेल एज दोनों के मेजरमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब दोनों की साइज़ भी सेम है। जब दो फिगर्स की साइज़ और शेप दोनों सेम होगी तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। लेकिन जब दो फिगर्स के सिर्फ शेप सेम होगी, उनकी साइज़ डिफ़र करेगी, तो उन फिगर्स को हम लोग बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। दैट इज़, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी, मैंने कोई मेजरमेंट का ले लिया, ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल PQR। आप दोनों ट्राइंगल में देख सकते हैं दोनों के शेप सेम है, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन दोनों की साइज़ डिफ़र कर रही है। तब जब ऐसे फिगर्स होगी जिनके शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफ़र कर रही है, तो ये फिगर्स क्या हो जाएगी, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये होता है। ठीक है, फिर और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस नंबर 2, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, लेट्स से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR है। जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आप क्या करते हैं, एंगल A इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल B लिखते हैं, सॉरी एंगल A इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, एंगल B इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, एंगल C इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल R। कहने का मतलब है, जब दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके सारे एंगल्स अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट लेते हैं तो हम लोग रीज़न क्या लिखते थे, अगर कोई एंगल्स कॉन्ग्रेंट लेते हैं तो हम लोग लिखते थे CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और जब इनकी साइड्स कॉन्ग्रेंट होती थी तो हम लोग रीज़न लिखते थे AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू PQ, ऐसा हम लोग लिखते थे। जब हम लोग कोई साइड्स कॉन्ग्रेंट लेते तो हम लोग रीज़न लिखते थे CSCT। ठीक है, तो इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये 9th में हम लोग इस तरह लिखते थे, लेकिन 10th में जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, जैसे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो जाएगा या गिवन होगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ कोई ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट लिख देता हूँ, एंगल A इज़ कॉन्ग्रेंट टू P या B इज़ कॉन्ग्रेंट टू Q या C इज़ कॉन्ग्रेंट टू R, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दोनों तो आपने सेम लिखे हैं। हाँ, ये दोनों सेम लिखे हैं, लेकिन इसमें बेसिक फ़र्क क्या है, यहाँ पे रीज़न में आ जाएगा CAST। CAST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। CAST का मतलब होता है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके एंगल्स, इसमें जैसे एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसमें भी सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपस में, सिर्फ रीज़न अलग आएगा, दैट इज CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे हमने देखा कि साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है, जैसे इसमें क्या होता है, AB इज़ कॉन्ग्रेंट टू PQ होता है, फिर BC इज़ कॉन्ग्रेंट टू QR होता है, और AC इज़ कॉन्ग्रेंट टू PR होता है। ठीक है,
इसमें हम लोग को पता है कि साइड्स कॉन्ग्रेंट होती है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाती है। लेकिन जब दो फिगर्स सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स कॉन्ग्रेंट नहीं होती, उनका साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होता है। जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। इसमें लिखने में भी फ़र्क होता है, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स को आपस में कॉन्ग्रेंट बताते हैं, इसमें करस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल बताते हैं। यहाँ पे रीज़न होता है सी एस सी टी, यहाँ पे रीज़न होता है सी एस एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये दोनों बेसिक फ़र्क है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक फ़र्क समझना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक फ़र्क समझा दिया। अब जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जिस टॉपिक पे बेस्ड है, आपका फर्स्ट एक्सरसाइज जिस पे बेस्ड है, मैं आपको वो समझाता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे जब रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि एरिया ऑफ कोई भी एक एरिया दिया होता है, लेट्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब आपको दो एरिया कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल दिए हो गए ऐसे, अगर मुझे दो ट्राइंगल का रेशियो निकालना है तो आप बोलोगे सर इसमें भी बेस इंटू हाइट है, इसमें भी बेस इंटू हाइट है, अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो बेस और हाइट तो आपस में कट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी थोड़ी है कि दो ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम ही होगा। तो जब ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 ले रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, तो इसमें मैं लिख दूंगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, दोनों का बेस और हाइट ये रहा। अब मैं दूसरा अपॉन डिवाइड बाई एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, तो इसमें मैं अपॉन में लिख दूंगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2, ठीक है। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 विल बी इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या हो गया, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, यानी B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो जब भी अब आपने ये जो सीखा है, ये आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी मिल गई। ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या सीखी कि जब भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लूँगा, मतलब दो ट्राइंगल्स के एरिया, इनका रेशियो जब मैं लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2, मतलब द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स, the ratio of the areas of two given triangles is equal to the product of the ratio of the corresponding base and corresponding height। आ रही है बात समझ में, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। ये आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब ये तो आपने डायरेक्ट ले लिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दो ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है, और हाइट अलग होती है कि एक ही बेस के ऊपर दो ट्राइंगल बने होते हैं। तो वो वैसे केसेस में आपको क्या करना है, अगर कॉमन बेस, अगर आपको कॉमन बेस दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, इसमें क्या हो जाएगा, बेस 1 और बेस 2 इक्वल है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपस में कट हो जाएगा ना, सेम है। बचेगा क्या, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, H1 अपॉन H2। समझ में आ रही है बात। जब बेस कॉमन होगा तो इसमें क्या आंसर आएगा, H1 अपॉन H2। ये आपने क्या सीखा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 सीखी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। अब जब आप बोलोगे सर जैसे बेस कॉमन हो सकता है, हाइट भी तो कॉमन हो सकती है, यस, हाइट भी कॉमन हो सकती है। तो हाइट जब हाइट कॉमन होगी मतलब ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। जैसे हाइट बेस सेम था तो बेस हटा दिया तो H1 अपॉन H2 बचा, वैसे ही जब हाइट कॉमन होगी तो H1 और H2 हटा देंगे तो B1 अपॉन B2 बचेगा। तो मैं क्या बोलूँगा,
द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन और इक्वल हाइट, कॉमन भी बोल सकते हैं या तो इक्वल हाइट भी बोल सकते हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ कॉमन और इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो आपने सीखी, थर्ड प्रॉपर्टी सीखी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, अब ऐसा भी हो सकता है कभी कि बेस और हाइट व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर सेम, जब भी बेस और हाइट दोनों ही सेम है। कभी ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना कि जब आपका बेस और हाइट दोनों ही सेम दिया होगा, व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर सेम, तो अब आप क्या बोलोगे सर, A1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 ले लिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 ले लिया, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, हाफ तो पहले ही कट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर बेस भी कट गया, हाइट भी कट गया, तो मतलब रेशियो क्या हो गया, सब कुछ कट गया, तो रेशियो 1:1 हुआ ना, 1:1 हुआ। तो जब भी बोथ बेस एंड हाइट आर सेम हो गए तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का रेशियो क्या आएगा, 1:1। या इसको मैं फर्दर ऐसा भी बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। समझ में आई बात। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 1:1 हो गया, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं व्हेन बेस एंड हाइट बोथ आर द सेम देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द 1:1, या बोथ, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ठीक है, मैं ये पूरा पार्ट वापस रिवाइज करा देता हूँ जो मैंने समझा है यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या समझा, कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी का फ़र्क। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो कॉन्ग्रेंट में हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं, सिमिलर में हम लोग ये साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये साइन में दो साइन यूज़ हो रही है, इक्वल टू की साइन और ये वाली साइन। तो इक्वल टू की साइन को हम लोग बोलते हैं साइज और ये वाली साइन को बोलते हैं शेप, और यहाँ पे एक ही साइन हो रही है जिसका मतलब होता है शेप। जब दो फिगर्स के साइज और शेप दोनों इक्वल हो गए तो वो फिगर्स हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। लेकिन जब दो फिगर्स में सिर्फ साइज ये शेप में सेम होगी, साइज डिफरेंट होगी, तो वो फिगर्स हो जाएंगे सिमिलर फिगर्स। ये एक बेसिक डिफरेंस है। सेकंड बेसिक डिफरेंस क्या है, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एंगल्स को कॉन्ग्रेंट लिखते हैं, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, और रीज़न आता है CACT, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। लेकिन जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें सारे एंगल्स तो कॉन्ग्रेंट होते ही है, लेकिन उसमें रीज़न डिफरेंट आता है। क्या आता है, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाती है, और रीज़न आता है CACT। लेकिन जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है, और उसमें रीज़न आता है CAST। इज़ दैट क्लियर। ये सारा बेसिक डिफरेंस था। फिर हमने सीखा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू गिवन ट्राइंगल्स क्या होगा। तो पहले मुझे पता है बेसिक डेफिनेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेसिक डेफिनेशन क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये कब होगा, जब एक ही ट्राइंगल दिया होगा। लेकिन जब मुझे दो अलग अलग ट्राइंगल का रेशियो निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 2। हाफ और हाफ कैंसल, तो मेरे पास प्रॉपर्टी क्या मिली, A1 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू बेस 1 इंटू H1 अपॉन बेस 2 इंटू H2। ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई। जब भी आप A1 अपॉन A2 या एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 लोगे तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। आपको हाफ कट करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हो गई। और इसको बोलते क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। फिर जब बेस कॉमन होगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2। क्यों, क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम होगा तो बेस और ऊपर नीचे बेस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा H1 अपॉन H2। तो यहाँ पे हम लोग इससे कैसे रीड करेंगे, एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट। जैसे अब यहाँ पे इक्वल या कॉमन हाइट है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। अभी जैसे पहले में B1 और B2 कट हो गया, इस बार क्या होगा, हाइट कॉमन है तो H1 और H2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B1 अपॉन B2। तो मैं बोलूँगा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस विद कॉमन और इक्वल हाइट। व्हेन बोथ बेस एंड हाइट आर सेम,
द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट इज इक्वल टू 1:1, या मैं बोल सकता हूँ दैट इज रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। अब आपका प्रॉपर्टी नंबर 5th, लास्ट प्रॉपर्टी है, अच्छे से समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर 5th में आपका क्या है, वेन एवर अभी जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, वेन एवर ये क्या होगा, ठीक है, मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले मैं ये समझाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले, एक रफली ट्राइंगल ले रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ले रहे हो, तो इसमें बेस क्या होगा। मैं एक रफली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप पी क्यू आर ले रहे हो तो आप इसमें बेस क्या होगा। आप बोलोगे सर बेस क्यू आर होगा, हमेशा यही करते आ रहे, बेस क्यू आर होता है। देखो ये अभी तक आपने कैसे किया था, इस तरह से ट्राइंगल आता था, आप इससे बेस लेके सॉल्व कर देते थे, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, देखिए ऑलवेज क्या होता है, हाइट इज़ परपेंडिकुलर टू बेस। अगर मैं पी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, पी वर्टेक्स से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बेस क्यू आर होगा और हाइट क्या हो जाएगा, पी एस। लेकिन अगर मैं वर्टेक्स चेंज कर देता हूँ, जैसे वही ट्राइंगल में ड्रॉ कर देता हूँ पी क्यू आर, अब मैं क्यू से हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब बेस क्या होगा, जिस पे परपेंडिकुलर फॉर्म होता है ना, तो वो बेस होता है हमेशा। ये पी आर बेस हो गया, यहाँ पे पी आर इज़ द बेस एंड क्यू एस इज़ द हाइट। अगर मैं आर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो पी क्यू इज़ द बेस एंड ये आर टी इज़ द हाइट। आ रही है बात समझ में, जिस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स पे हमें, या जिसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म होता है वो हमेशा बेस होता है और परपेंडिकुलर हाइट होता है। यहाँ पे इसके ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ तो पी क्यू बेस है, अगर पी आर के ऊपर परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ तो क्यू एस बेस है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब ये बताने का रीज़न क्या था, देखो अब यहाँ पे हाइट वाला पार्ट मेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी बोलूँ तो मैं यहाँ पे किसी को भी बेस लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको ए बी को भी बेस ले सकता हूँ, ए डी को भी बेस ले सकता हूँ, बी डी को भी बेस ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हाइट वाला पार्ट नहीं है। ये तो मैंने ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से ए से डी, ये हाइट नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हाइट वाला पार्ट है ही नहीं इसमें। आ रही है बात समझ में, इसमें हाइट वाला पार्ट नहीं है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर, अगर मैं ए बी डी ले रहा हूँ, तो मैंने सपोज़ लिया बेस ले लिया बी से डी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ, और इसमें मैंने बेस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में बेस बी डी हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस बी सी हो जाएगा। लेकिन अभी भी रेशियो में क्या हो रहा है, बेस अपॉन बेस, हाइट का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हाइट कॉमन हाइट हो गई। किस तरह से कॉमन हाइट हो गई, देखो हाइट ऑटोमेटिकली कट हो गई। किस तरह से, अगर मैं बेस बी डी ले रहा हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए डी बी में मैं बेस बी डी ले रहा हूँ, तो मेरा जो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है ये ए वर्टेक्स से फॉर्म होता है इस तरफ। अगर मैं बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में मैं बेस बी ले रहा हूँ, तो मैं ए से हाइट फॉर्म करूँगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ से बेस के ऊपर हाइट फॉर्म होती है, तो ये इसकी ए से मैंने हाइट फॉर्म कर दी, ये इसकी एक्सटर्नल हाइट मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में बेस ले रहा हूँ बी सी, तो भी मैं हाइट ए से ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि जो बेस होता है हमेशा उसके अपोजिट वर्टेक्स से हाइट फॉर्म होती है। समझ में आ रही है बात, जो भी बेस होता है उसके अपोजिट वर्टेक्स से। यानी अगर मैंने ट्राइंगल ए बी डी लिया, तो बेस मैंने बी डी लिया, तो उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए, तो हाइट ए से फॉर्म होगी। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेता हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूँ, तो बी सी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, अगेन ए, तो हाइट ए से फॉर्म होगी। तो जो भी हाइट फॉर्म होगी वो सेम ही रहने वाली है ना, ए से, एक पॉइंट से तो एक ही हाइट मैं फॉर्म कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं पॉइंट ए से सिर्फ एक ही हाइट ड्रॉ कर पाऊँगा ना, मतलब वो ट्राइंगल ए बी डी के लिए भी वही हाइट होगी, ट्राइंगल ए बी सी के लिए भी वही हाइट होगी, और ट्राइंगल ए डी सी बी के लिए भी वही हाइट होगी। आ रही है बात समझ में। वेन एवर टू और मोर बेस लाई ऑन अ सेम लाइन विथ अपोजिट कॉमन वर्टेक्स, वेन एवर टू और मोर बेस लाई ऑन अ सेम लाइन
with opposite common vertex then the perpendicular distance between these lines are same, या तो फिर हम यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं then their heights are equal. Whenever there are two or more base and with opposite common vertex, whenever there are two or more base lie on the same line with opposite common vertex, तो इन दैट केस में क्या हो जाएगा, हाइट इक्वल हो जाएगी. तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, b1/b2. ये आपको पता नहीं था, ये भी आपको ध्यान रखना है, b1/b2. आ रही है बात समझ में. ये इसमें बेस BD भी लूँ तो हाइट तो A से बनने वाली है. मैं बेस BC ले रहा हूँ तो भी हाइट A से बनेगी, और मैं ट्राइंगल ABC यानी बेस BC ले रहा हूँ तो भी हाइट A से ही बनने वाली है. तो हर बार A से हाइट बनेगी तो A से एक ही परपेंडिकुलर फॉर्म होगा ना. तो चाहे ये ट्राइंगल ले लूँ, चाहे ये वाला छोटा वाला दूसरा ट्राइंगल ले लूँ, या एक बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूँ, तीनों केस में क्या होगा, हाइट सेम होगी. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 आपको जो मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या हो गया, ये b1/b2 की इसका हाइट क्या हो गया, सेम हो गया. तो ये आपको प्रॉपर्टी इतनी समझनी है, ठीक है. ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है. आप ये प्रॉपर्टी सारी समझ के रखिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही.